सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। दोस्तों आपको बता दें 78 प्रोग्राम हम आपके पास लेके आए हैं और इस बार हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनके जीवन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ कहा होगा, बहुत कुछ जीवन को लेकर कुछ करने के लिए प्रयास किए होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा, जो पर्दे के पीछे का सच होता है, वो जो मैं दिखाऊंगा आपको डायरेक्टली डायरेक्टली जिनसे मैं मिलवाने वाला हूं, वो हैं नीलोखेड़ी से आजाद उम्मीदवार धर्मपाल गोंदर जी से। धर्मपाल गोंदर जी आज हरियाणा सरकार के अंदर सरकार के साथ हैं। उनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से वो राजनीति में आई, कैसे वो विधायक बने, कैसे वो अपने हलके के विकास के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, कैसे अपने पूरे संयुक्त परिवार को समेटे हुए हैं, सीधी बात करेंगे। और मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी को। मैं चाहूंगा गोंदर जी आप आए मेरे पास और आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी मैं बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुखीजा जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई दिखाते हैं और कोई थोड़ा-सा भी आपके ऊपर इस पत्रकारिता में आज तक कोई दाग नहीं लगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे ही चलते रहें आगे भी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें माता रानी की बड़ी कृपा है दोस्तों, आप लोगों का बड़ा प्यार है, ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से सत्य को उजागर करना और आप तक उन खबरों को पहुंचाना जिन खबरों के बारे में आज तक सोचा ही नहीं गया। अब तक टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम जो हमने बनाया चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, ये भी इसका एक पार्ट है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायक जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सत्य को सामने लाना और उन बातों को सामने लेके आना जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आए, हमारा नया भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो। टोटली माहौल सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से हमारे शहर करनाल में ऐसी गंदगी मची हुई है जिसकी केवल मात्र 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। 22 मार्च गई और ये गंदगी साफ होनी शुरू हुई। विधायक जी सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप एक बड़े साधारण से परिवार से और साधारण से एमएलए बने। मैं सबसे पहले अपने माता-पिता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए। मेरा परिवार एक साधारण परिवार है, गरीब परिवार से मैं भगवान ने उसमें भेजा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ उस गरीबी में, जिसने आज यहाँ पहुँचाने में परमात्मा ने मेरे माँ-बाप की मेहरबानी से कृपा करी। जैसे मेरा गाँव गोंदर है, जिला करनाल में। मज़दूर परिवार है हमारा। माँ-बाप कभी स्कूल में जाके नहीं देखा उन्होंने और हमें जितने भाई-बहन थे, हम 7 भाई-बहन हैं, 4 भाई और 3 बहनें थी, जो आज हम मैं सबसे छोटा हूँ घर में। 2 भाई रह गए, हम बाकी उम्र के हिसाब से भगवान के उसमें चरणों में चले गए। मेरे माता-पिता जैसे गाँव में रहते थे, ज़मीन थी नहीं हमारे पास, लोगों के खेतों में जाके काम करते थे। तो हमने देखा भई हमें तो ये स्कूल में भेज रहे हैं माँ-बाप। इन्होंने स्कूल के उसका पता नहीं भी आगे जाके स्कूल ये पढ़ाई का क्या उद्देश्य होगा। इतने भगवान ने ऐसे भगवान रूपी माँ बाप दिया मैं उनके चरणों में नमन करते हुए एक ही बात कह रहा। उन्होंने हमें स्कूल में भेजा। 7-8 साल के बाद मैंने देखा भाई माँ बाप कब तक हमारा वो पालन पोषण पालन पोषण करेंगे। इतने 7 भाइयों का शादी भी करनी, उनके रिश्तेदार भी घर में आना जाना, तो खर्चे तो होते ही थे। फिर भी मैं एक बात कहूँ, जैसे
हमारे मन में आई, हम भी उनके साथ 7-8 साल से ना घर जितनी देर वो खेत से आते थे, हम घर का काम सँभाल लेते थे। कुआँ हमारे बहुत दूर था गाँव से, जिसका पानी हम पीते थे 1 किलोमीटर के उसमें। जी। स्कूल में से आते पहले वो पित्तल के वो कुजड़े बोलते हैं, मटके से छोटे, वो होते थे। जितना का हमारा शरीर का हिसाब था उस टाइम बचपन में, हम लगभग उसमें 5-6 किलो पानी लेके जितने 4-5 मटके थे मिट्टी के, वो भर के रखते थे भई, ताकि माँ-बाप हम अपना नहावें इसमें और घर का काम चलावें। उनके आने से पहले हम ये कर लेते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, हम भी उनके साथ काम बँटवाने लग गए खेतों में जाके। शुरू में एक बार मेला लगता है हमारे गाँव में गुग्गा पीर का। तो उस टाइम 5 पैसे मिलना बहुत मुश्किल था, और 5 पैसे में पेट भी भर जाता था। चाहे अमरूद खावें, बेर खावें, कुछ भी, जो यही फ्रूट थे उस टाइम। तो हमने देखा भी ये 5 पैसे घर से इतना, कम से कम 2 शेर बोलते थे उस टाइम किलो को। जी। तो 2 किलो के बराबर हम दाने लेके जाते, जब पंजी मिलती थी, और वो मिलने में हमें खर्चे के लिए होती थी, कई बार नहीं भी थी। तो हमने सोचा भी क्यों नहीं हम भी साथ में दिहाड़ी लग जाया करें। सबसे पहले मैं जो मेरे पिताजी के साथ मक्की खोदन गया था किसी जी। ज़िमींदार के वहाँ। हाँ, ये घटना है पुरानी। हाँ, जी। तो वो बोले भी ये क्या करेगा? भई उस टाइम ₹1 बड़े आदमी की दिहाड़ी होती थी, जी। जो आज ₹500 है, जी। ₹1। तो बुजुर्ग बोले भी पेंदे ना काटिए, मैं तेरे को ना 25 पैसे दे दूँगा मिलने के लिए। मैं बड़ा खुश होया। मैंने इतना काम करा उस खेत में। शाम को वो ज़िमींदार ने बोला, "अभी दिल मेरा इसको ये करा भी थारे से भी कुछ ज़्यादा दे दूँ इसको दिहाड़ी ₹1 से भी। हुँ, हुँ। बाकी बच्चा है अभी, मैं चलो इसको ना 50 पैसे दूँगा।" पहले मतलब जीवन का मेरे घर में वो 50 पैसे आने थे, फिर भी मैंने उसमें से 5 ही पैसे खर्चे थे। मगर चलो भाई 45 पैसे जैसे घर में काम आ जाए। घर में काम आ जाए। ऐसे माँ-बाप के प्रति मैं तो अब भी कह रहा सभी को, जो आज इस पद पे हूँ, वो सिर्फ़ माँ-बाप की वजह से हूँ। तो जैसे हम चलते रहे, पढ़ते रहे, साथ में माँ-बाप का हाथ बँटवाते रहे, और सच्चाई तो ये है भई, माँ-बाप सारा दिन काम करके आते थे शाम को, थकावट तो हो ही जाती है। फिर उस टाइम ना तो चक्की थी, जी। आटा पीसन की। जी। पहले जो माता थी हमारी, हुँ, हुँ। सभी की, जी। वो सवेरे उठ के हाथ वाली चक्की से जो भी स्थिति। आटा पीसते थे। कणक की रोटी तो जब खुश होते थे हम, कोई घर में कोई मेहमान मेहमान आते। आता था, भई आज कणक की रोटी मिलेगी। जी। नहीं, बाजरा, ज्वार, मक्की यही मिलती थी, या ज़्यादातर चावल ही खाते थे। और एक बार तो ऐसी स्थिति आई, रात को चावल खा लिए, सवेरे उसके चावल के आटा बना के उसकी रोटी बना ली। ऐसा ही था, कणक थी ही नहीं। ये तो 1966 के बाद, 1966 में अमेरिका से कणक आई थी, जिससे आज मंडूसी भी हमारे खेतों में जी। एक बीमारी भी आई। जी। पहले साफ सुथरा अनाज होता था। हुँ, हुँ। तो ऐसे चलते चलते हमने गांव से 10वीं नाइन्थ वो करी। फिर हमारा स्कूल था, बना था उस टाइम, चौधरी बंसीलाल ने टीचरों को आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कर दिया था, दूर दूर। जी। तो उस टाइम मैंने भी वो बाहर से करी 10वीं। उसके बाद मैं +2 करी। और हाँ सॉरी, 10वीं मेरे को ना, 10वीं करते ही एक सर्विस मिल गई। खेतों में तो काम करे ही करा, एक सर्विस मिल गई। पता लगा भी यहाँ अमर ज्योति गैस एजेंसी होती थी करनाल में। हाँ। उन्होंने कहा भी हम 130 रुपये महीने पे, 1974 की बात है, हुँ। शायद अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल 1974 की। मन बड़ी खुशी है, 130 रुपये मिलेंगे। यहाँ आए, वो बोले भी ये सिलेंडर उठा के साइकिल पे लगा के आने पड़ेंगे। मान जी कोई बात नहीं। जी। यहाँ जो शहर के थे उनको तो भेत भी था हुँ, हुँ। एरिया का। मैं तो पहली बार ऐसा आया था, भी पूछ पूछ के जाना पड़ता था। वो शहरी थे, वो जो यहाँ काम करते थे, वो मुश्किल से सारा दिन में 3 या से 4 सिलेंडर लगा के आते थे। मेरे को चाहो तो मैं 7 8 9 सिलेंडर लगा देता था। तो अमर ज्योति वाली जो गैस एजेंसी के बाबूजी थे, बुजुर्ग थे जो, हुँ, हुँ। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत काम करता है, चल 130 में इसको गुजारा नहीं होता, आपको रेलवे में लगवा देते हैं। जी। तो उन्होंने मेरे को रेलवे माल गोदाम के पास भेज दिया। वहाँ बड़े बड़े टिम्बर लकड़ आती थी हुँ, खुले हुँ। डब्बों में, हुँ, हुँ। उन्होंने उस पे मेरे को
कहे भाई इसको रख लो। वहाँ 160 रुपये थे। मैंने बड़ी खुशी से लगे काम करने। प्रमोशन हो गया आपका। हाँ, मैं इतने ताकत जोर लगाता था, वो लकड़ी में हिला नहीं पाता था। उनका तरीका था। स्लीपर थे बड़े बड़े। हाँ, उनका तरीका था, उनको ठेके जो वहाँ काम करते थे। मैं जोर तो उनसे ज़्यादा लगाता था, फिर तरीका नहीं था उसको। उन्होंने कहा भाई तो कभी टांग बाजू ना टूट जाए इनकी। उन्हें स्टेशन मास्टर से बात करी। उपल थे सरदार जी स्टेशन मास्टर उस टाइम। ये 1974 की बात है। ये 2-3 महीने में इतने स्टेप मेरे बदल दिए उन्होंने। वहाँ मैंने अच्छा काम करे, पानी पिलाने वाले में उन्होंने स्टेशन पे लगा लिया मेरे को। मैं दौड़-दौड़ के जब गाड़ी आती थी, पानी पिलाता था। वहाँ जो साथ में गुड्स है वहाँ, गोदाम है इसका, रेलवे का। वहाँ के एक बत्रा जी थे, एक सेठ साहब थे, एक भाटिया जी थे। उनका बेटा आज भी साइकिलों की दुकान करते हैं। अच्छे परिवार था सभी का। एक जैन साहब थे, शायद 2-3 तो आज इस दुनिया में है ही नहीं। तो वहाँ उन्होंने देखा भी इतनी मेहनत कर रहे हो। उन्होंने कहा भी स्टेशन मास्टर को, ऊपर साहब इस लड़के को तो हमारे को दे दो भाई, हम यहाँ सील मैनचिया में। तो कह रहे भाई मेहनत तो करता है, ज़रूरत है हमें भी, मैं भी ऑफिस का काम कुछ करा लेता हूँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी उनसे, मेरे को वहाँ भेज दिया। उन्होंने कहा भाई 10-20 रुपये हम आपको ज़्यादा दे देंगे। उस टाइम एक कमरा रसोई 10 रुपये का मिलता था यहाँ किराए पे। तो उन्होंने रखा, मैंने अच्छा काम करा, अच्छा ही काम करा। 3-4 महीने में वो लगे भाई इनका ना कहीं सरकारी मतलब अच्छी जैसे क्वालिफिकेशन उस टाइम 10वीं बहुत वो थी। तो भी कहीं न कहीं लगवाते, जहाँ भी फार्म निकलता था, मैं सारा दिन उसमें स्टेशन पे रहता था। वो जहाँ भी कोई वैकेंसी निकलती थी एडवर्टाइजमेंट, तो मेरे को बताते थे भाई यहाँ भर दे। उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने फिर ये सब भगवान की कृपा है, मैं एग्रीकल्चर हरियाणा में 1977 जनवरी 1977 में इसमें ज्वाइन कर लिया मैंने। तो उस टाइम से चलता फिर मैंने वो मेहनत नहीं छोड़ी। जैसे खेती नहीं थी, खाने के लिए दाने भी चाहिए थे, सब कुछ चाहिए था। तो गांव में जाके फिर छुट्टी वाले दिन कुछ न कुछ हम लोगों के खेत में, जिम्मेदारों के खेतों में काम करते थे। और सर्विस में आने के बाद भी काम करते रहे। तो मेरे को ना माँ बाप से बड़ा लगाव था। माँ बाप ने हमारे लिए जो करा, आज वो याद आते हैं। मेरा मन आज भी वो रहने चाहिए थे 500-700 साल, जैसा उन्होंने काम करा। चलो भगवान के जो विधि का विधान है, वो 92 ईयर के होके गए। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी। हमसे ज़्यादा दिखाई देता था। मेरे फादर के 80% बाल काले थे 92 साल की उम्र में, जो सारा दिन काम करते थे। हाँ। तो बड़ी खुशी थी भी, सादा जीवन था उनका। तो जब यहाँ मन करे या माँ बाप वहाँ रहेंगे और मैं करनाल में रह रहे, उनको भी ले आऊँ। मैंने कहा मखा ऐसे ऐसे ना करनाल आ जाओ आप। कह रहे नहीं गुजारा नहीं होगा, वहाँ शहर में सारी चीज़ें मोल की हैं, यहाँ तो हमें सब्जी साग लकड़ी गोसा सब फ्री का मिल जाता है। मैंने कहा नहीं आप आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं। उस टाइम मेरी पे थी इसमें सरकारी, उसमें आने के मतलब अच्छी पोस्ट थी मेरी, 310 रुपये मेरा ख्याल मेरी पे थी उस टाइम। तो कह रहे भाई इसमें नहीं गुजारा होएगा। और जो गजटेड ऑफिसर थे जी उसके थे 570 रुपये। तो मैंने कहा भाई माँ बाप की सेवा तो करनी पड़ेगी, कि उनका तो सारे, अब हम सारा जीवन लगाओ माँ बाप का जो हमारे जो पालन पोषण का बदला है ना, हम सारा जीवन लगा के उनका एक पल का नहीं दे सकते। ये संस्कार बोल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा विधायक जी को, आपको टोक रहा हूँ दोस्तों, इस बात को जो आप सुन रहे हैं इसको कहते हैं संस्कार। और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने यदि अपने माँ बाप की सेवा निस्वार्थ की है, वो जीवन में उन ऊंचाइयों को छू चुके हैं जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हम बात कर रहे हैं गोंदर जी से, धर्मपाल जी से। और आप देखो किस तरह से जो आज हम आपको दिखा रहे हैं ये लाइव, हम चाहेंगे इसको शेयर करते चले जाएं कि किस तरह से कहां पहुंच रहे हैं। सीधी बात कर रहे हैं। तो विधायक जी फिर उसके बाद क्या हुआ?
तो मन में थी भी माँ बाप की सेवा तो पास में रह के करें, नहीं पब्लिक के पास पता नहीं कितने पैसे, उनके माँ बाप कई जगह तो वृद्ध आश्रम में है, कईयों ने नौकर छोड़ रखे हैं। मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था वृद्ध आश्रम का, तो वहाँ आप जैसे कोई सज्जन पत्रकार पहुंचे भी, माता जी आपका इतना बड़ा कारोबार आपके बच्चों का और आप यहाँ, तो यहाँ तो आपको 2-4 आदमियों के और भी वो खाना पचा सकते हैं, इतने ज़्यादा वो हैं भाई, उनका भी खर्चा कर सकते हैं। वो कह रहे इस खर्चे का, इस पैसे का क्या करूँगा मैं तो भूखी रह लूँगी। मैं अपने बच्चे पोता पोतियों के साथ, मैं तो उनको देखना चाहती हूँ, मैं तो उनके लिए दर्द है मेरे को, और मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे को भूखा भी रख लेंगे घर में। तो या तो अपनी पुत्रवधू से दुखी थी, या उनके घर में बुजुर्ग को नहीं रखना चाहते होंगे। उस माता जी को सुन के ना मेरे को बड़ा दर्द था महसूस भी, इतने पैसे उन दे क्या एक माँ को नहीं रख सकते। विधायक जी, यहाँ थोड़ा सा आपसे टोकना चाहूँगा। एक मन में ना प्रश्न सा आ गया, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, उसको लेके कि अब लोग पैसे के लिए अंधे हो चुके हैं। कोई मान मर्यादा धर्म कर्म कुछ भी नहीं है, अंधे हो चुके हैं। और एक माँ है जिसकी आप बात कर रहे हो कि भूखी रह लूंगी, कम से कम अपने बच्चों के पास रह लूंगी। क्या क्या बात है आपकी? तो मेरे को बड़ा दर्द होया, अब वो जय बात वहाँ आ गई जब मैं माँ बाप को यहाँ ले आना चाह रहा था। माता जी बोली भी इसमें तेरे नौकरी में ना गुजारा नहीं होगा, सारा इकट्ठा है भाई, सारे रिश्तेदारों को 6-7 भाई उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो ससुराल है वहाँ भी आगे उनके भी आना जाना मैं माँ बाप के पास ही रहा। तो मैंने कहा मैंने सोचा भी क्या कर सकते हैं हम, जो तो मैंने थोड़ा झूठ भी नहीं बोले, सच्चाई बोली। तो मैंने कहा मैं कहा जी मैं तो वहाँ आ गया, मैंने तो डबल नौकरी मिल गई, एक रात की मिल गई, एक दिन की मिल गई। अच्छा। तो माँ बोली भी फिर तो हो जाएगा गुजारा, चल पड़ेगा हम, जा तेरा मन है तो वहाँ ले जाने का। तो मैंने सच्चाई बता दूं, मैं आज मैंने उन दिनों 30 रुपये महीना, 1 रुपया रोज का रिक्शा मिलती थी किराए के लिए। मैंने सोचा भी जीटी रोड से या स्टेशन से इससे बस स्टैंड से स्टेशन तक की सवारी आती है रात को, मान लो 2 चक्कर भी लगाऊं 5-5 रुपए के, 10 रुपए बनेंगे, 300 रुपये वो हो जाएंगे। 30 रुपये उसको देकर फिर भी 270 हो गए, मैं तो गस्टेड ऑफिसर हो गया। मैं कहा रक्षा चला के मैंने सीखी है रक्षा 2-3 दिन भी, रात को करके ना माँ बाप भी फिर आपने रक्षा सीखी है। तो उसी टाइम मेरे को ना एक साथी मिल गए, उन्होंने कोई कहा अभी तो ये काम कर ले, पब्लिक सेवा में आपका कुछ न कुछ हम वो करते रहे हम। उन्होंने कोई काम बताया मेरे, उसमें वो 300 से भी 400 रुपये आ जाते थे महीने में। तो मैं वो काम लग गया कर, माँ बाप भी खुश, वो मैं उनके पास यहीं रहा, वो आगे। बस मेरे को ये संतुष्ट है जीवन के भाई, हम उनका बदला तो नहीं तार सके। बाकी मैंने 8 साल के बाद ना में माँ बाप ने कोई भी काम किया, चाहे गोबर ठाने तक का, मैंने कभी नहीं कहा भाई मैं नहीं करूँगा। चाहे इतना बड़ा काम था जो नहीं भी कर सकता था, मैंने हाँ जरूर भरी, कोशिश करी वो काम करने की। और एक और घटना बता दूँ मैं। एक बात नहीं, आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। थोड़ा सा दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, आज के जमाने की और विधायक साहब के जमाने की बात, बड़ा फर्क है। और जो फर्क आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने माँ बाप का प्यार पाने के लिए, उनका दुख दर्द समझते हुए, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए सुबह अपनी सरकारी नौकरी, रात को रिक्शा तक चलाने की सोच ली। और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। आज इस प्रोग्राम का जो मूल उद्देश्य था, जो हम समझाना चाहते हैं लोगों को, जो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो दोस्तों सामने आ रहा है कि माँ बाप की सेवा करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देना, दिन में भी काम करना, रात में भी काम करना, और अपने माँ बाप के आंचल में आके छिप जाना, वो स्नेह पा लेना जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और दोस्तों, आज के जो बच्चे हैं, मैं चाहूंगा कि वो मेरे इस प्रोग्राम को जरूर देखें। मैं तो कहूंगा वो माँ बाप भी देखें, वो बहुएं भी देखें,
वो पति भी देखें, सब देखें और इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश ज़रूर करें। विधायक जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने जो बात बताई है और जो अब आप नई घटना बताने वाले हैं, हमारा जो उत्साह है ना बढ़ता जा रहा है ऐसी-ऐसी घटनाएँ सुनने के लिए। तो क्या बताना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये जो बात है ये सच्चाई है। जी। जो दिहाड़ी करी, मेहनत करी, हुँ, हुँ। उसको लेकर मैं कह रहा भाई आदमी नीयत से चले तो कहीं से कहीं भी भगवान उसका रास्ता नहीं रोकता कहीं भी। कहीं वो आदमी कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। जी। जैसे रात को कोई न कोई काम तो करना ही पड़ता, चोरी नहीं करी, कुछ नहीं करी, कोई हाँ। ऐसा नहीं करा भाई जिससे गांव में जैसे था, मैं देखता था कईयों के बच्चे नहीं कहना मानते थे माँ बाप का, हुँ, या हुँ। किसी के बच्चे नहीं थे या बाहर गए हुए थे काम से, तो मैं देखता था शाम को टोका था एक हाथ से हाँ, मशीन। घास काटने वाला हाँ, टोका होता है। मैं देखता था भी उसमें कोई साग भी काट दिया कभी। भी जी, बुजुर्ग कोई ऐसा ना हो। जी। तो मैं जाके उनका वो कटवा देता था। दूध की तुम्हारे घर में जब तक माँ बाप रहे उनकी चली, घी दूध की तो कोई कमी नहीं रही, तो फिर भी मैं उनका कटवा देता। मैं कहा बुजुर्ग अब बेचारे ये कैसे करेंगे, जी। तो घास उनका कटवा देता था शाम को जाके। और विधायक जी, जीवन में बदलाव कैसे आया? बदलाव कौन सा बदलाव तो आया ही नहीं जी मेरे जीवन में। वैसे ही है। आज भी हम मैं अब एमएलए बन गए। आप कोई पार्टी बीजेपी के लिए बहुत काम किया आपने, हाँ, बहुत संघ के काम। लिए बड़ा काम किया, खूब जी मेहनत करी। तो ये बदलाव ही तो है जीवन में। बदलाव कैसे आया ये कि जैसे आप माँ-बाप की सेवा कर रहे हैं, उनको आप करनाल में ले आए, नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद फिर पार्टी संगठन से जुड़ जाते हैं। ये चीज़ें ये कैसे आपने इसको कहते हैं जीवन का बदलाव। बदलाव तो करना नहीं चाहिए जीवन का, जो उस को देख के चलेंगे ना जी, जी। तो ऊंचाइयां तक जाने में कोई दिक्कत नहीं इंसान को। मैं जो एक बात बता रहा था, मैं कहीं भी काम करके आता था देर तक, फिर बाद जी। में मैंने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करा। अच्छा। शाम को नलका ही होता था, बाल्टी भरी ईंटों को भिगो के सवेरे तक तैयार करना, हुँ। सवेरे जाके उसकी तराई करना, लेट जाता था मैं घर। तो माता जी जब मैं बच्चों के पास बाद में जाना, पहले 2 मिनट लाऊँ, 10 मिनट लाऊँ उनके पास बैठ के, तब जाता था। एक बार ऐसे ही बैठे, उस दिन काम नहीं था, थोड़ा जल्दी मौका मिल गया। वो कह रहे भई 1 साल पहले नराता के दिन, तो चौथा नराता था। जी। मेरी माता जी बोले भई अगली बार ना खुले दरबार में जाओगे। मैंने कहा ये कोई नहीं, अब भी चल रहे हैं, अब चलते हो तो अब चलते हैं। हुँ, नु कहा नहीं अगली बार जाऊँगे। मैं कहा चलो सारे चलेंगे, हुँ। देख लेंगे गड्डी-गुड्डी कर लेंगे, नहीं ट्रेन में चले जाओगे। हाँ, हाँ। नु कहा नहीं तुमने नहीं जाना, मैं ही जाऊँगी। अच्छा। मैंने कहा आप अकेले कैसे जाओगे? इतने बुजुर्ग थे, 92 साल इयर्स के के थे। थे। अच्छा। आपको नहीं जाने देंगे, सारे चले। उन्होंने कहा नहीं तुमने तो बसना है अभी। हुँ। मेरे एकदम आँखा से खुली, मैं कहा कुछ हाँ, ऐसी क्यों बात कह हाँ, रहे? हाँ। उन्होंने कहा नहीं अगली बार ना मैं चली जाऊँगी आज के उसमें, उसमें खुले दरबार में। खुले दरबार में। भी अगले साल भी उन दिनों नराते आने थे। जी। 1 साल पहले मेरी माताजी बोले ऐसे, मैं कहा चलो वैसे कभी घर में ना कोई ऐसी बात होगी हो, होती नहीं थी। मेरे माँ-बाप के प्रति वैसे घरवाली मेरी अनपढ़ है। माँ-बाप के प्रति मतलब मेरे कोई इतना वो नहीं जितनी उन्होंने सेवा करी। तो हम चले गए चलती रही बात। दूसरे नराते पे थोड़ा-सा बोलते-बोलते ना हँसते-हँसते उनको कुछ हो गया ऐसा। जी। डॉक्टर के ले गए, ठीक हो गए। उन्होंने बात करी भई एक भाई हमारे बाहर रहता था, भई उसको बुला दो। हुँ, हुँ। मैं कहा ठीक है। उसको भेज दिया बुलाने के लिए। एक हमारे मामा का लड़का एक ही है, वो दिल्ली पुलिस में है। हुँ। उन्होंने कहा भी उसको बुला दो। मैंने कहा चल मन कल काफ़ी झट वो होया, ले आए। चौथे नराते में घर बैठे-बैठे आराम से ही उनके भगवान के चरणों में पहुँच गए हो। 1 साल पहले जिन्होंने कहा, जी। तो माँ-बाप तो भगवान से भी बढ़ के थे, जो 1 साल पहले अपनी बात बता दी उन्होंने। तो ऐसी कई घटना जीवन में आई। मैं तो उन्हीं को, और जब तक मेरे कई साथी थे, अच्छे कॉलोनाइज़र थे, अच्छे यहाँ के ऑफिसर थे, कई बार घूमने जाते थे किसी भी उस पे तीर्थ पे। मैंने जब तक सच कह रहा मैं, जब तक माँ बाप रहे मैंने किसी भी तीर्थ में ना डुबकी लगाई नहीं। एक बार तो कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण का मेला था, जी। तो साथी बोले भाई इसको ना धक्के से इसमें नहा। मैं कहा नहीं मेरा ये नियम ना तोड़ा, जी। मैंने नहीं नहाना। कह रहे कारण क्या? मैं कहा नहीं नहाना जी मैंने। हुँ, हुँ। तो घर में ही तीर्थ था हमारे तो। घर में तीर्थ था।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपको। घर में हो गंगा तो क्या करेगा बंदा। दोस्तों, जो ये संस्कार की बात हो रही है, जिस तरह से धर्मपाल गोंदर जी ने हमें बताया है, एक आध्यात्मिक बात सब लोगों को मालूम ही है, लेकिन हर आदमी का एक अपना अंदाज होता है बताने का, और उसको मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक बार माँ पार्वती और भगवान शंकर जी और उनके जो बच्चे हैं, गणेश जी, कार्तिक जी, हमारी हम मैं तो दीदी बोलता हूँ उनको, इंदुलेखा जी, उनके बच्चे हैं, हमारे जो ईष्ट हैं, हमारे इस सृष्टि के रचेता हैं जो, तो दोनों भाइयों में, गणेश जी में और कार्तिक जी में, किसी मामले को लेकर बात हो जाती है कि जो सबसे पहले पूरे संस्कार का चक्कर लगा के आएगा वही माँ बाप का सबसे प्यारा बच्चा होगा। तो दोस्तों, कार्तिक जी तो अपना जो उनका वाहन था उसको लेकर चक्कर लगाने चले गए, और गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगा के चरणों में प्रणाम कर दिया। दोस्तों, ये विषय दिल को छूने वाले होते हैं कि माँ बाप के चरणों में, माँ बाप के आसपास रहने में जो संस्कार मिल जाते हैं, जो आशीर्वाद मिल जाते हैं, जो तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, उसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, और ना ही विधायक जी उस चीज का कोई तोड़ है। अब मैं मेन मेन बात पे आना चाहता हूं कि आपका जो ये रुझान है राजनीति की ओर, आपने कभी सोचा था जीवन में आप एमएलए बन जाएंगे? हमारे परिवार से किसी भी घर के मेंबर ने, ताऊ चाचा ने कभी पंचायत के मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा जी, ना मन में थी। जैसे 1977 में मैं सर्विस में ही था इसमें, वैसे 74 में लगा था, 77 में मैं सर्विस में था एग्रीकल्चर में। तो एक सरदारा सिंह थे, सरदारा नाम, डांड से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो सस्पेंड हो गए। चौधरी चांदराम, उनको जानते होंगे, वो टिकट देना चाह रहे थे, तो सस्पेंड होने की वजह से उनका रेजिग्नेशन नहीं होता है। मेरे एक रिश्तेदार जीजा जी थे, सुप्रिटेंडेंट थे इसमें, डीसी ऑफिस में। वो उनके पास गए, भी आप ना एमएलए का टिकट मेरे को तो मिले था, वो कह रहे भी कोई और दे दो, आप ले लो। उन्होंने कहा एमएलए मंत्री तुम्हारे लो चक्कर काट रहे डीसी हो भाई, वो तो यहाँ के खुशामद करते हैं भाई, मारे यो काम कर दो। उस टाइम पॉलिटिशियन अच्छी ज़्यादा होनी थी, पब्लिक की जुबान, बुजुर्गों की जुबान ज़्यादा थी, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे नहीं, मेरे को टिकट तो दिलवाना है किसी को, तो भी आप कोई और बता दो। उन्होंने कहा अभी चल, मेरे साले हैं वहाँ, उनसे बात करता हूँ, मेरे भी धर्मपाल से बात करता हूँ। 3 साल रेलवे में रहे, 73 से 74 तक। जनवरी 77 में मैं एग्रीकल्चर हरियाणा में लग गया था, और 77 की बात है मेरे ख्याल मार्च की। उस टाइम पूरी कांग्रेस हार गई थी, इंदिरा गांधी भी हार गए थे। तो वो मेरे पास आए, कह रहे भाई आप ना इलेक्शन लड़ लो जूंडला से, जूंडला हल्का होता था हमारा। मैंने कहा जी मुश्किल से सर्विस मिली, और माँ बाप बेचारे मैं भी ना बिठा के खाना खिला दूँ, तो मैं ना मैं नहीं हो करता। नुका नहीं लड़ ले ठीक रहोगा, मैं ना मैं नहीं हो करता जी। मतलब उस टाइम जिस पार्टी थी, शायद कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, बाबू जगजीवन राम जी ने वो कराया था। उस टाइम ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे देश के 1977 में, तो मैंने उस टाइम मना कर दिया। फिर उसके बाद जो राजनीति ज़्यादा होती रही, करप्शन फैलती रही, तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं तो कुछ हम इसमें आके अच्छा काम भी कर सकते हैं। मेरे फिर बड़ा पछताया मैं भाई, उन लोगों को तो पूछते ही नहीं जो बनाते हैं। गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी है, उनकी उनके मेल भी और फीमेल भी सारे वोट वही डालते हैं, अपनी दिहाड़ी छोड़ते हैं उस दिन वोट डालने के लिए, सरकार बनाने के लिए अपनी दिहाड़ी छोड़ते हैं, या फिर थोड़े बहुत 1-2 घंटा लेट हो के वोट डाल के जाते हैं। जो अमीर हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, वो पहले तो अपनी भी नहीं डालते, और
जो काम करने वाले उनकी जितना भी हो। फीमेल का तो मतलब ही नहीं, उस पे बूथ पे चले जाओ। वो तो ये अभी सरकार को बहका सकते हैं, बड़े नेताओं को। सरकार को एक्चुअली सरकार को तो गरीब तबका ही बनाता है, जिधर उनका रुझान होता है वो सरकार बनती है। और मैं तो ये भी कहूँ कोई भी सरकार हो अभी उनका जरूर ध्यान रखा जाए गरीब आदमी का, जो आपके साथ दिन रात खड़े हैं, अपने एक दिन की 400 रुपये दिहाड़ी छोड़ के भी वोट डालते हैं। तो मेरा मन करे भाई वैसे इसमें आना चाहिए। तो फिर यहाँ उन्हीं एक यहाँ जो करनाल में एक एकता शक्ति मराठा जी ने चलाई थी। मराठा जी की। हाँ, तो उन्होंने गांव देखा बड़ा है, कुछ मेरे साथी थे उनके साथ। उन्होंने कहा भाई गुंदर गांव के आदमी को टिकट दे दो। गुंदर में काफ़ी दिन बाद चलती रही, फिर कोई मान्य नहीं भी, कोई भविष्य नहीं इस पार्टी का। कुछ लोग थे वहाँ, उन्होंने कहा भाई हम उसका नाम ले देंगे। वो कह रहे भाई अच्छी पोस्ट है उसकी, अच्छी सर्विस है और ठीक रोटी खा रहा है, उसने क्यों मारो इसमें। नुका नहीं हमने तो ले दिया। कह रहे भाई पूछ तो ले, नुका पूछ लिया, वो माना नहीं करने का। मतलब गांव वाले ने इतना विश्वास था भी, जैसे उन्होंने हाँ कर दी, मैंने उनकी बात, उन्हें पता था भी मान जाएगा, कि अपना नुकसान तो होया मेरा। तो मैंने इतना ज़्यादा काम करा, इतना ज़्यादा काम करा पार्टी में। एक बार मराठा जी गए थे, चुनाव लड़ा था फिर आपने? नहीं टिकट नहीं दी उन्होंने। अच्छा। टिकट आपने पता है किस हिसाब से मिलती है ना, हाँ। ज़्यादा भाग दौड़ करने वाले। ये हिसाब तो मुझे मालूम है दोस्तों, टिकट कैसे मिलती है और कौन सी खिड़की से मिलती है। ये विधायक जी से। अच्छा जी। सभी ने कहा उन हल्के वाले ने भी, गांव गुंदर की वजह से एक एमएलए आ जाएगा। मराठा जी को भी कहा, वहाँ के जो इन समाज है, एक बहुत अच्छा बड़ा समाज है रोड समाज, वो मेरे हल्के के लोग वहाँ गए मराठा जी के पास, भाई धर्मपाल को दे दो, एक सीट आवा पर हाँ हरियाणा में। हाँ हाँ। वो बोले नहीं भाई, और मेरी, मराठा जी बोले ना। नु कहा फिर मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराऊँ उसको जितवा के, यहाँ तक बात हुई। अच्छा। और मेरा टिकट जैसे रिजाइन दवाया उन्हें, मैंने रिजाइन के लिए कह दी, मैं कहा मराठा जी ना तो मेरे पास ज़मीन है, ना कोई और साधन है, ना बच्चे सर्विस में लगे, आप सर्विस ना छुड़ाओ। तो उनके बीच में बोल रहा भाई कल लाऊँ टिकट देने वाला, तेरा टिकट फाइनल। उन्हें जब कहा भाई एमएलए तो बन ही जाना, फिर मेरे को ये भी था भाई सरकार नहीं भी आई, एमएलए बनने के बाद एक ये पेंशन तो मिलती है, हाँ हाँ, गुजारा चल जाएगा। गुजारा चल जाएगा। अच्छा। अच्छा, वो टिकट मिली नहीं। मैं तो फिर भी मराठा जी का धन्यवाद करता हूँ भाई, इस लाइन में आने से मेरी जान पहचान होगी, जो आज मेरे काम आई। वीरेंद्र मराठा का मैं धन्यवाद करता हूँ भाई, इस लाइन में आए, चलो टिकट नहीं दी उसने। राजनीति की एंट्री यहीं से हुई, एकता शक्ति से एंट्री होगी राजनीति के अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ नहीं जी? टिकट दी कोई बात नहीं, फिर ये बीमारी ऐसी है भाई, सर्विस चस्का भी है खोली ये। वो भी कर लिया। अच्छा। फिर कुछ संगठन ये आरएसएस के कुछ साथी थे हमारे, उन्हें कहा भाई इसमें आ जा, कभी न कभी पार्टी आवेगी। मैंने क्या क्या करना पड़ेगा, कह रहे आईटीसी करनी पड़ेगी। तो 2007 में मैंने आईटीसी करी करनाल से। ओटीसी आईटीसी, आई पहले आईटीसी फिर ओटीसी आईटीसी होती हाँ, है। हाँ फिर द्वितीय वर्षों में हाँ हाँ। तो चलते रहे। फिर 2009 में अ, मेरे को बीजेपी ने टिकट दिया। वो ऐसे नहीं दिया, जींद में एक रैली थी 2007 में, अच्छा। तो उस रैली में गाड़ियाँ ले जानी थी। संतोष बहन जी थी, संतोष सतरेजा जी। अत्रेजा जी। हाँ, वो कह रहे भी ज़्यादा ले जियो, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा 10-10 हाँ हज़ार देवे थे वो। हाँ, 15,000 भाई दे आपको देंगे। थोड़ा ज़्यादा दे देंगे। अच्छा। मैंने कहा भाई चलो, उनको ज़्यादा ले देंगे ज़्यादा। वो खर्चे पानी के पैसे जिला देते। अध्यक्ष थे, उन्होंने हाँ, बड़ा उस समय सपोर्ट जिला करा थे हमारा बेचारी ने। जी। अच्छे परिवार से, से। अच्छे संस्कार उन्होंने, उनके भी संस्कार मिले हमने। हाँ हाँ। तो मैं 160 सुमो 2007 में 160 सुमो, जिस पे मेरे आगे पीछे पोस्टर लग रहे, 800 रुपये की सुमो थी उस टाइम। 160 सुमो ले गया हम। उनका देखो जितने साथी गए मेरे साथ, जो जुंडले हल्के में थे, जब जुंडला हल्का था, इसमें भी मेरे से किसी ने खाना नहीं मांगा भाई। हमने अपने आप कहाँ से खाया कहाँ से नहीं, उन्हें मेरे घर के हालात का पता था भाई। जो खुद ही सीधा हाँ, हाँ, मुश्किल से कभी नहीं खाना चाहे वो कमा रहा सारा है। दिन भूखे रहे हो, हम्म। जितने भी साथी जाने थे नहीं। तो जनता का तो मैं धन्यवाद करता हूँ भाई, मेरा कोई खर्च नहीं करवाया। तो उस टाइम से पूरे हरियाणा में यदि भी जुंडला जुंडला मंडल का था उस टाइम में मंडल अध्यक्ष, अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष थे आप। हाँ, कहे अभी जुंडला एक नंबर पे पूरे हरियाणा में, दूसरे पे घरोंडा था। जी।
तो 2009 में टिकट दी। उस टाइम टिकट मेरे को मिली 23 दिन बाद। हमारे गांव से ही एक इन लोग के कार्यकर्ता को टिकट दे दी। 23 दिन में तो सारा ही चुनाव हो गया था, गांव एक साइड में हो गया था। मैंने भी गांव से फिर डिस्टर्ब नहीं करा, भाई चलो गांव का एमएलए बनेगा। तो मैं फिर चुनाव तो मैंने लड़ा मन से। तो आपको पता ही है, अभी जो टिकट आती है वो सपोर्ट करने में थोड़ा सा न्यू। अभी इस बार यो हार गया तो अगली बार मारी हो जाएगी, सबके मन में होती है। चलो बात नहीं बनी। हार गए 2000। आप? हाँ वो तो हारनी थी जी, वो गांव मामू राम जीत गए थे? गांव एक तरफा थे। मामू राम जीते थे उस फिर समय? उस टाइम, हाँ जी, उस टाइम आधार नहीं था बीजेपी का। इनेलो पार्टी ठीक उस पर चल रही थी। कार्यकर्ता उनके आज भी स्ट्रोंग है जो थे। कार्यकर्ता का बहुत मान सम्मान होया वहाँ। तो इनेलो पार्टी का कार्यकर्ता आज भी मजबूत है वैसे, क्यों कार्यकर्ता के ऊपर ही सरकार चलती है। तो कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, एक ने तो हारना ही है। जीत तो एक ही की होती है, जीत एक की होती हारना है। तो दुनिया ने है, लेकिन जीत तो दो एक ही पहलवान होती है। भी लड़ते हैं ना जी, हाँ, पर एक तो एक हारते ही हारता है। हम्म। तो उस मेरे को महसूस नहीं हुआ ज़्यादा, क्यों उस टाइम जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनकी भी, किसी की 2100 वोट आ रही थी, किसी की 1600 वोट आ रही थी। मेरी फिर भी ठीक थी। कितनी आ गई थी? थे मेरा ख्याल 5700 कुछ थी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा था हाँ ग्राफ। जी, पक्का फिगर नहीं याद। हम्म। ठीक थी, उस समय को देख दो, गांव का कैंडिडेट भी होते हुए। तो मेरे को कोई नहीं। फिर 2014 में तो राइट बनता था हमारा। उस हाँ। टाइम हमने बड़ी मेहनत करी। हम्म। तो बीजेपी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने कार्यकर्ता को ज़्यादा जो मेहनत करते हैं टिकट नहीं देती। हम्म। तो जो मेहनत करता है उसको टिकट नहीं मिलती। देखो टिकट कार्यकर्ता टिकट उसको मिलती है जो ड्राइंग रूम में बैठ के ना, बढ़िया बढ़िया पराठे खिलाता है ये पता नहीं मैं चाय पकौड़े ज़्यादा। खिलाता है, हाँ, मेहनत रसगुल्ले करना, खिलाता है। देखो मेहनत करने वाले को लाना चाहिए। हाँ। यहाँ करनाल में देख लो कितने बड़े बड़े जो सारा दिन अपने घर बार छोड़ के खड़े हाँ। रहते हैं, हाँ। वो वंचित है आज उससे। फिर आप आजाद कैसे लड़ गए? मुझे तो ये नहीं समझ में आई। नहीं, आजाद में तो नहीं लड़ा जी। अच्छा। मेरे को तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जो थे, जी। उनका बड़ा वो था भाई, मिलनी चाहिए। 2014 में भी जब मनोहर जी सरकार, चाहते थे आपको टिकट मिले? 2014 में जब पहली बार हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बन के आए करनाल में, हाँ। रेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी में हाँ। प्रोग्राम था। हाँ। हाँ। वो उस चाहते टाइम भी, थे। उस टाइम आई जी साहब थे, वो मेरी बाजू पकड़ के बोले भी टिकट तो इनकी थी, हाँ। पता नहीं किससे कट गई। हाँ। हाँ। काफ़ी सभी बीजेपी वालों को महसूस हुआ था भाई, मेहनत करने वाले का। चलो मैं वो नहीं कहता भाई, चलो जिसके भाग्य में समय से पहले ना कुछ नहीं मिलता। हाँ, वो कहते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को मिलता ही नहीं है, जितना मर्जी सिर फोड़ लो। और जिन लोगों ने सिर फोड़ा है उनका आपको पता ही है असर क्या हो रहा है। वो भी मैं बात करूंगा विधायक जी से। तो विधायक जी 2014 में टिकट नहीं मिली, संघर्ष तो जारी था आपका? मैंने मतलब वैसे कोई कुछ भी को, मेरे को ये खुशी थी भी हमारी सरकार आवेगी जिसमें हमने मेहनत करी है, जी। अच्छी सरकार आवेगी। तो 2000 बड़े मन से जी। इलेक्शन लड़े हमने। मैं सह प्रभारी था अपने नीलो खेड़ी का। मन से इलेक्शन लड़े भाई, टिकट तो एक ही आदमी की होगी, कैंडिडेट तो 10-12 होते हैं, सबको थोड़े टिकट मिल जाएगी। सरकार बननी चाहिए। तो सरकार बन गई। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर जी सीएम साहब बन गए अपने उसके। अच्छा काम चलता रहा। तो 2018 में था भी, करेंगे, देवेंगे टिकट। तो हल्के की डिमांड थी, हल्के के जो कार्यकर्ता थे वो कहते रहे भी टिकट दे दो, टिकट तो बदले। एमएलए से नाराज हो गए थे पहले वाले से? पता नहीं जी, नाराज थे कहे थे। खुश थे, ज्यादा खुश हो गए होंगे। मैं नहीं जानता, वो बस ये कह रहे थे भी टिकट बदल दो। हम्म। तो नेतृत्व ने सुनी नहीं, कई जगह जैसे वैसे 50 से ऊपर सीट आनी थी बीजेपी की, हम्म। टिकटें गलत बट गई, किसके कहने से बटी ये नहीं पता। हम्म। पब्लिक की, कार्यकर्ता की बातों पे ध्यान देते हाँ, जो वो प्रचार कह रहे करते थे। आते। हाँ, कई हल्के थे यहाँ से कहीं तक भाई। फिर नहीं बात मानने की कार्यकर्ता, तो फिर मन से वोट दी है बीजेपी को, तभी हार गए वो। अच्छा। मन से वोट दी जब भी हार हाँ। गए। तो दो
4 नहीं हार गए आप, तो लड़ गए ना। नहीं, आप, आपका कैसे मूड बन गया ये तो बताओ आप। मैं बता तो रहा हूँ जी। वो ऐसे बनी बात है। जी। मैं 4 तारीख को हमारे जो साथी थे हाँ। हल्के से, जी। जो बीजेपी के जमी कट्टर कट्टर समर्थक थे, हम्म, वो उन्होंने जितने भी हम कैंडिडेट थे सभी से पूछा। हम्म, एक महिला भी थी और साथी भी थे टिकट जो मेहनत कर रहे थे, भी आज़ाद लड़ लो, कहीं ना कभी पार्टी क्या कहेगी, भी पार्टी के खिलाफ नहीं जाते, हाँ हाँ क्यों अगला भविष्य दिखे था भाई, जे करीब हम्म, खिलाफ चले गए तो हाँ गए सरकार आ गई तो टांग देंगे। ना। टांगन वाली सरकार है, मुख्यमंत्री जी ठीक है, मतलब हम्म, नरम है। मैं तो फिर भी कह रहे ऐसे मुख्यमंत्री जी ना तो आए हम्म, और ना ज्ञान दे, सच्चाई तो है। अच्छा। उनसे कितने जैसे एक घर में कया सुनी हो जाए ना जी, हाँ हाँ ना तो चेहरे पे उनके वो गुस्से वाली बात आती, हम्म। मुस्कुराते रहते, उन्हें पता भी जो कह रहे हैं ठीक ही नहीं कह ये रहे हो। बात समझ में आई मुझे भी। ना तो जो जैसे मुख्यमंत्री आए हैं ऐसे मुख्यमंत्री अंधे और नहीं अंधे, ये बात नहीं समझ में आई। मतलब अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं हाँ माननीय बेहद मनोहर ही लाल जी, बेहद ही। ना तो ऐसे काम करने वाले विकास के हाँ। उसमें आए, और ना मेरा ख्याल ऐसे नर्म उसके कह रहे भी घर में हम जैसे घर ही है हमारा वहाँ, कई बार बात हो जाए जी ऐसे नहीं ऐसे करो, वो बड़े हैं बड़ा उन्हें सरल स्वभाव है। बहुत ज़्यादा, हम्म। और कभी मन में वो नहीं रखते भी ये क्या गुस्सा क्या। बड़ा करते हैं मैंने सुना। ना, गुस्सा तो वो है जी भी, मुंह पे बोल लो, हम्म, कुछ कह भी लो, हम्म, कड़े शब्दों में कह लो। गुस्सा तो वो है जी भाई जो मन में खुंदक करके बाद में नुकसान करता है, ऐसे नहीं है। प्रेमी है बहुत। हाँ, तो जब 2018 में बात आई, सबसे पूछा नहीं, फिर मैं एक दिन में बुला लिया जब कोई नहीं तैयार हाँ होया, तैयार हुआ तो। सांभली हमारी बैठक हुई, मीटिंग हम्म, 10 12 15 20 होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक बैठक हुई, कह रहे भी हमने सबसे पूछ लिया और कोई तैयार नहीं होता ना इलेक्शन लड़ना। मैंने कहा जी, मेरे तो खाने का काम चल जो ही बहुत है, पेंशन जी आ रही, हम्म, पहले सर्विस में धक्का लग गया, हम्म, और अब आज़ाद में कैसे जीतूंगा, ना तो पैसे हमारे पास, हम्म, ना कोई बाप दादा कोई हमारे पॉलिटिक्स में आया उसका थोड़ी बहुत ही सिंपत्ति मिल जाए ना, अच्छा काम कर रखे हो, ना मैंने कोई ऐसा दान करा भी, दान नहीं हो कुछ न कुछ, किसी माँ बाप की सेवा करके दी बस। गरीब परिवार की शादी करा दी, या किसी को मैं लेके कहीं भी सपोर्ट करी हो, पैसा था ही नहीं। तो मैंने कहा भाई ना, नु कह रहे भाई हमने तेरे को इलेक्शन लड़वाना हमारी तरफ से, हाँ। मैंने कहा भी साथियों से मैं कहाँ बाहर जाऊंगा, जो होगा हो जाएगा भाई, जब हाँ। आपके आप इतने उससे कह रहे हैं, जैसे गांव वाले ने मेरी हाँ भर ली थी, मराठा को हम्म, बगैर पूछे भाई, धर्मपाल कह दिया, मैं नहीं था गांव में उस टाइम, हम्म, उन्होंने कहा भी हम इसको तैयार कर देंगे मराठा जी आपके लिए। हम्म। तो ऐसे ही इन्होंने तैयार कर दी। मराठा जी कौन से मराठा जी? वीरेंद्र मराठा जी अच्छा, पीछे, ये भी आजाद लड़वाना चाहते थे आपको? नहीं, ये गांव में गए थे भी, मेरे को गोंदर का एक आदमी दे दो अच्छा। पार्टी से। ओके। वो कह रहे पुरानी बात है, उस टाइम भी गांव वाले नहीं ने 2018 की बात है जब आप आजाद लड़े दो तब की। दो वो हजार मेरे ख्याल से मिक्स होगी बात। 2004 में उसको छोड़ो अब। अच्छा, अब जी 2018 जब आप आजाद चुनाव लड़े, वो वाली बात। वो 1 तारीख को यहाँ के जितने कैंडिडेट थे उन्होंने नॉमिनेशन भरना था। 5 साल में मेरे पास पहली बार हमारे विधायक जी का फ़ोन आया, हम्म, कह रहे भाई साहब आशीर्वाद जी है, पूर्व विधायक जो भगवान नीलोखेड़ दास से, जी का। हाँ जी। भाई मखा जी कैसा, नो का नॉमिनेशन भरना, आप पहुंचो यहाँ हम तैयार खड़े हैं। मन हाँ। के ठीक है, मैं तो सवेरे नहाना नूना मेरा शुरू से ही है, सवेरे 6 बजे से पहले मैं तैयार हो जाता हूँ नहा नू के। तो मैं तो तैयार ही था, गड्डी थी मेरे पास स्विफ्ट, हम्म, जिसमें मैं ही ड्राइवर था, मैं ही पिए था, पब्लिक में जाया करूँ हाँ था। पता वो आज था भी है, मैगन मैन था। बच्चे कह रहे थे ना बेच दो मगरना इस करके तो वो मैं गड्डी लेकर, 2 4 साथी रहे करे थे जान वास्ते, हाँ हाँ। उनको लेके बिठा के चला, और ये जो उचानी लेक पर नहर का पुल है, मैंने देखा भी पूरा काफिला जा रहा है उनके साथ। हम्म, मैं झील मिल ढाबे के सामने वो जो एंट्री नीचे हाँ अंडरपास है, हाँ हाँ। उसके नीचे से हो गया, उनके साथ लग गया। 1 तारीख को नॉमिनेशन भरवा के आया, जी। बधाई दे गया। हम्म, तो फिर वो उस टाइम प्रचार, चुनाव प्रचार में 3 4 दिन चलता रहा, पूछ नहीं हुई। हम्म, कार्यकर्ता परेशान थे भाई, अच्छा। सभी जगह जाके उन्होंने हम्म, रिक्वेस्ट कर दी भी हाँ टिकट किसी को भी दे दो। हाँ तो वो फिर उनके कहने से मैंने तो हाँ भर ली। हाँ हाँ। 4 तारीख को मेरे कुछ साथी आ गए, कह रहे भी चल नॉमिनेशन भरते हैं, मेरे को उसमें ले गए कोर्ट में। अच्छा।
मैंने कहा भी मैं मना तो करता रहा। हाँ, फिर वो मेरे को ले गए एक टाइप राइटर थे जो उनके पास बिठा कर उन्होंने कहा भी बता दे भी आप इनके पास क्या क्या मेरे पर लिखवा लिया, मगर 2 मोटरसाइकिल है, एक घर है, एक एक स्विफ्ट गाड़ी भी है, हाँ जी, स्विफ्ट गाड़ी। नहीं वो भी मैंने मांग रखी थी किसी की एक साथी ने मेरे मैं पहले तो सोच रहा था वो आप मुझे दे दोगे। हाँ, वो मांग रखी थी मैंने। अच्छा। तो उससे पहले जो एक साथी हमारे वेदपाल है कतलाड़ी से, हाँ। उन्होंने पार्टी नहीं देखी, जहाँ धर्मपाल है वही पार्टी है उसकी। अच्छा। मराठा में गए, मराठा में कहीं गए तो वो साथ ही जानते रहे। अच्छे जिम्मेदार हैं, 7 भाई हैं, सातों की रोटी एक ही चूल्हे पे पकती है, उनके पुत्ते तक भी बह गए। तो उन्होंने जाके ना जी, पहले भी उन्होंने मेरे को मारुति कार दे के रखी, नई कार थी। हाँ, हाँ। उस जब मराठा वाले इलेक्शन में कार उनकी टूटी थी, सारा दिन चला के, दिन रात चला के, तो उन्हीं की गाड़ी है अभी भी वो, उन्होंने मेरे को दे दी भी तू ही रख ले इसको। अच्छा। हाँ, मगर चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए भाग्यशाली है जिसमें हम घूमे। हाँ, हाँ। तो उस समय जब कोर्ट में वो लिख रहे थे, जो मेरे साथी तो फोन सुनने जाते, फोन तो आ ही रहे थे बार बार भाई भरवा दो, फोन सुनने गए। मैं टाइपराइटर वाले को बोल रहा, मैं कहा, भाई तो इस तरह कर, 2:30 बज गए हैं और ये 3 बजे तक इसको ना पूरा ना करना टाइप हाँ, करके। हाँ, नो कहा इसके यार वो खिलाफ मेरे नहीं को, जाना। वो मेरे को डांट रहे हैं। मगर ना, आपने पूरा नहीं करना को मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। नहीं, पार्टी के खिलाफ तो मेरे को पता था भी यहाँ कांग्रेस ने या किसी ने आना था। यहाँ से कोई बीजेपी की और जीत सीट, जाता। बीजेपी की सीट जा रही थी, 3-4 कैंडिडेट हाँ, थे, हाँ। कहीं न कहीं तो पब्लिक का मन बनना ही था। तो मैंने कहा अभी इसको ना डिले कर दे, मेरा मन नहीं है अच्छा। हो करने का। नु कहा वो मेरे को डांट रहे हैं और मैं कहा ना लेट कर दे। नु कहा मेरे कड़ी न कड़ी और 100-200 रुपये का मैं किसी का काम कर दे, मगर हाँ। 100-200 मेरे से ले लेना, हाँ। इसको धीरे धीरे चला। हाँ, बराबर। एक मैंने बोला कैंसिल भी करा दिया, दोबारा फिर स्टाम्प पेपर लेट गए। अच्छा। मगर कह दे भी तो खराब हो गया, हाँ, हाँ। मगर समय हो जाए। समझ तो बस वो जमी चढ़ गए उस पे भी फटाफट कर। मैंने कहा अभी तैयार करा के रहोगे। मैंने उन तक अभी मैं वाशरूम जाया हूँ, मैं जाके फ़ोन लगा बंद करन, अच्छा। मगर थोड़ी देर जीटी रोड के पार ग्रीन बेल्ट में छुप के बैठ जाऊंगा। अच्छा। तो किसी एक साथी का फ़ोन आ गया, कह रहे मैंने मिलना, वो बाहर से था। मैंने कहा मैं तो 3 बजे के बाद मिलूंगा, 3 बजे का समय था। उन्होंने कहा नहीं मैं कोर्ट में हूँ। मैं कोर्ट में, मैंने सोचा भी चल 2 का टाइम पास हो जाएगा ना, लेके चले जाऊंगा। तो बाहर से था। हाँ। मैंने कहा मैं इस गेट के पास हूँ, वो गेट के अंदर था, मैं बाहर था। उन्होंने आगे बाजू पकड़ी, चल नॉमिनेशन भरेंगे, चल नॉमिनेशन। मगर आप भी इसी ताक में थे, मगर यार मैं तो पीछा छुटा गया। इतनी देर में वो आ गए जी पीछे। अच्छा। वो फ़ोन बंद कर दे भी फ़ोन नहीं बंद होया, वो पावर ऑफ को दोबारा टच करने लगे, फ़ोन आ गया था। वो सारे आगे भी, नो कैसे छुप के जाएगा। तो जब वो धक्के से ले जा रहे थे, नॉमिनेशन में एंट्री होगी हमारी उसमें डीसी ऑफिस में, तो एक वकील आया, कह रहे क्या करा रहे, क्यों धक्का कर रहे इसके, जानता था मेरे को। अच्छा। नु नहीं हमने इसका नॉमिनेशन, नु नॉमिनेशन एक स्टाम्प पेपर ले रहे, इसके तो 8-9 पेपर है, अच्छा। फाइल है पूरी, वो भरनी पड़ेगी। हम्म। वो भाई पता नहीं कौन था खड़ा था वहीं, अच्छा। भाई अरे मेरे पे वो उन्हें दे दिए। और वकील बेचारा चलते चलते भर रहा, अच्छा। नाम की स्पेलिंग पूछ रहा भाई। हाँ। तो मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गई रहेगी। धक्के से ले जा रहे, और जब हम एडीसी साहब के कमरे के सामने आए, आज जो डीसी है हाँ। यहाँ, वो भी एडीसी है। नहीं एडीसी। अब डीसी है, अच्छा, निशांत। नहीं नहीं, ना ये अनीश यादव जी। हाँ, हाँ। तो उन्होंने गेट पर खड़े होकर, अभी 1 मिनट है हाँ। नॉमिनेशन भरने वाले, जब हम्म। जिस जो अंदर आ गए, वो 1 मिनट गया। रह रही, आ गया, उसके बाद नहीं दरवाजा खोल दे हमसे कोई भी आ जाए। हम्म। तो वहाँ मन में आया यार 2 मिनट और पीछे ही लगा दूंगा, ये समय लिख दे, मतलब मन से ये थे। हाँ। नहीं, फिर भगवान जी भी धक्के से लठ लियो खड़ा था, पब्लिक हाँ। की कृपा हो रही थी, परमात्मा उनकी पब्लिक की सुन रहा था, हल्के वाला की। तो उसमें एंट्री हो गई, वो भर रहे थे, फार्म भरा कुछ, चलते चलते साइन करो, हो गए वहाँ बैठ के। उन्होंने कहा भी फार्म दे दो, वो फार्म दे दिया। फार्म का जो फर्स्ट पेज है उस पे ऊपर तो एमपी का है, नीचे एमएलए का था। उन्होंने बेचारे नो एमपी वाले भर दिया, उसने भी जल्दी में नहीं देखा। हाँ, हाँ। तो कह रहे एडीसी साहब बोले अनीश यादव जी, भाई ये तो ना एमपी वाला भर दिया, गलत हो जाए। मगर ठीक है जी, गलत कर दो इसको, मेरा तो मेरा पेन वापस दे दो। अच्छा। नु कहा कि इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर ना। नु कहा मैं पता कर लूँ। उन्होंने
किसी से पता करा, हम्म, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, काट दो, गलत तो भर गया, सारा पीछे ठीक हो तो अपना। फिर एमएलए वाला भर दिया, उसमें नाम लिख दिया। अच्छा। इतना को वो था बस। और उसके बाद जीत गए। उसके बाद तो फिर मैं तो पब्लिक जब ले जा रही थी, मैंने कहा था भाई पैसे पूछे तो है नहीं। हम्म, 6 लाख थे मेरे पे उस टाइम, जो अच्छा। रिटायरमेंट के या कुछ भी था। हम्म, तो मेरा तो 3,40,000 लग गया, 2,60 मेरे खाते में ही थे उस दिन, अब तो रहा नहीं। हाँ हाँ। अब तो खर्च ज्यादा हो रहे। चलिए, हाँ दोस्तों बता दें, ये वो शख्स हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने हल्के क्या भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के कैंडिडेट भगवान दास कबीर पंथी का पर्चा भरवाया। उसके 4 दिन के बाद उसी हल्के की जनता ने इनका पर्चा भरवाया, और ये वही शख्स हैं जिनका पर्चा भरवाया उनको ही हराया। हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने हराया, जनता ने हरा दिया दोस्तों। क्या बात है, इसको कहते हैं भाग्य। तो ये सब तो माँ बाप की सेवा से ही मिला आपको। देखो तो भगवान ही थे जी हमारे लिए, जिन मान 1 साल पहले ऐसा कह दियो, अरे कह भाई आप ठीक बसोगे। ये जो हराने वाली बात है ना जी, ये पब्लिक है मेरी तो मैं सच्चाई। तो कह ही रहा जी, वो पब्लिक मेरी नहीं हराया ना जी। मेरी और मेरे परिवार की करनाल विधानसभा में वोट है, मेरे हल्के में वोट है ही नहीं मेरी। मैं तो उस दिन लेकिन काम बोलता है ना जो आपका। मैं बताता हूँ दोस्तों, विधायक जी क्या बताएंगे, मैं बता रहा हूँ विधायक जी के बारे में कहते खुद की प्रशंसा खुद अच्छी नहीं लगती। विधायक जी, मैं प्रशंसा आपकी तो मैं ही करूंगा। दोस्तों मेरा पूरा चैलेंज है हरियाणा के अंदर, अगर ऐसे व्यक्ति तब का विधायक कोई हो करनाल का, तो वो मेरे चाय की चुस्की के प्रोग्राम में आ जाना दोस्तों। पूरा मान सम्मान करेंगे और पूरी आपकी लाइफ स्टोरी दिखाएंगे, जो मैं लाइफ स्टोरी आज दिखा रहा हूं धर्मपाल गोंदर जी की। गोंदर साहब, समय काफी लग रहा है और ये चर्चा लंबी चलती जा रही है, और एक पूर्व विधायक आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर। मेरे पास एक मैसेज आया है। तो विधायक साहब, जो करनाल में चल रहा है इस समय, उससे क्या लगता है आपको कि जिस तरह से डीटीपी तहसीलदार पकड़े गए हैं? मैं ये सवाल आपसे करना ही नहीं चाहता था, लेकिन करंट इशू है, कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पूछेंगे, मुझे तंग करेंगे, यार सुविजा आपने पूछा नहीं। तो इस पे सिर्फ आपकी मैं निजी राय जानना चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे। और सरकार की मंशा भी साफ है टांगने की। इसके लिए मैं जो मेरे लिए जी। मेरे को जो आशीर्वाद दिया, मैं 1 मिनट आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। जी जी जो ये इलेक्शन जीतना था, ये मैंने नहीं जीता। जी। ये जनता ने मैं जीता। तो हल्का नीलो खेड़ी के एक बच्चे से बुजुर्ग तक के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने 11 दिन में ये इलेक्शन जीता। मैंने तो ये कहा था भाई सारे गांव में जा नहीं सकेंगे, 22 गांव में तो हम जा ही नहीं पाए, जनता ही घूमती। मैंने तो यही कहा था भाई आप ही एमएलए हो गए, और मैं तो मेरा मन यही है भाई स्वभाव एमएल है आपका ये। नहीं, एमएलए वही है। जी। मैंने तो कहा भाई आदेश दो, जो काम होगा मैं लेके जाऊंगा सरकार के पास। हमने समर्थन दे रखा, निस्वार्थ समर्थन दे रखा, किसी के कहने से नहीं, कुछ नहीं। अपने आप मैंने सीएम साहब को अपनी जनता से पूछा, भाई काम कराना तो जो सरकार बनेगी उसके साथ जाना पड़ेगा सर। इनकी डिमांड थी, सीएम साहब ने मेरे को सबसे पहले बधाई दी थी बनने के बाद, और कहा अभी तभी कहीं और ना जाइए। मैंने कहा जी मैं तो जनता से पूछ के करूंगा, मैं आपके कहने से नहीं आ सकता। अब मैं जनता का हूँ, मतलब हल्के की नीलो खेड़ी हल्के की जनता मेरे लिए तो भगवान का रूप है। आपने 36 कायाकल्प भी काफी किया, काफी विकास हो रहा है। तो मैंने तो यही डिमांड रखी थी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हम्म, ना कोई मंत्रालय चाहिए, ना ये चेयरमैन नहीं चाहिए। चेयरमैन नहीं तो वैसे हमें लेके राजी नहीं, बीमार तो काम हो जाए वो ठीक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से काम की वो कर रखी, काम मेरे होते हैं, जो लेके गया मेरा कोई मना नहीं करा सीएम साहब ने। मैं तो अब भी कह रहा भी ऐसे अच्छे स्वभाव के, जो खुद की भी नहीं है, ऐसे नर्म स्वभाव के, ऐसे विकास पुरुष पहली बार आए। आगे शायद ना कोई ऐसा हो, पता नहीं और भी अच्छा है। मेरे मन में है भाई, मेरा मन मानता भी ऐसे नहीं आओगे, अच्छे स्वभाव के। तो मैं तो जनता के चरणों में नमन करता हूँ नीलो जी खेड़ी की। जी जी। वही एमएलए आज भी आप देख लियो, यहाँ लेकिन बैठे हो। आपने विधायक जी जो काम किया है वो काम बोल रहा है, क्योंकि मैं खुद आपके हलके में कई बार, एक दो बार तो मैं आपके साथ भी गया हूँ। जिस तरह से आप स्पोर्ट पे जाते हैं,
जहाँ की ज़रूरत है पब्लिक की, वो काम करवाते हैं। वो बहुत से काम हुए हैं। निसिंग की बात करूँ तो निसिंग का कायाकल्प हो रहा है, नीलोखेड़ी की बात करें वहाँ का हो रहा है, तरावड़ी की बात करें तो बहुत काम हो रहे हैं, सब चल रहा है। और इसका श्रेय आप किसको देते हो? देखो, इसका श्रेय तो जनता को है, उन्होंने मेरे को बनाया। जी। और जनता के कहने से मैं सीएम साहब के पास गया। सीएम साहब से मेरी एक ही बात हुई थी, भाई मेरे को काम चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और ओवरऑल को से डबल चाहिए। जी। उन्होंने हाँ भरी थी। काम मेरा नहीं रोक रहे। बाकी जनता ने मेरे को वहाँ भेजा, जनता खुश है, मैं ज़्यादा खुश हूँ। भाई मेरे को गरीब परिवार से और हाँ। 11 दिन में एमएलए बना दिया, हुँ, हुँ। जिस पे पैसे नहीं, कोई घर का मेंबर हाँ। कभी नहीं बना। ऐसे उसको मैं तो उनको चरणों में नमन करता हूँ। जब तक मैं जीऊँगा, नीलोखेड़ी हल्का की जनता का बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। जहाँ भी मेरा कहना उसका भी जहाँ एक खून का टुप्पे की भी लास्ट में रह जाए मेरा, मैं तो कहूँ भाई उस जनता के लिए निछावर है जिन्होंने मेरे को बनाया। चलिए, वो उसका भी जवाब दे दीजिए, एक निजी राय बता दीजिए, क्योंकि ये सवाल जनता का है, मेरा सवाल नहीं है कि डीटीपी और तहसीलदार भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, रिमांड पे हैं, सरकार की मंशा क्या लगती है कि पूरा खुलासा होगा, नहीं होगा? निजी राय क्या है आपकी? सुखीजा जी, जब स्पष्ट सी बात है, हुँ, आप 1-2 बार पहले भी आए। जी। कुर्सी भी सामने है, जिस तरह अम, श्री राम जी की कुर्सी 14 साल ऐसे ही खाली पड़ी रही, भरत जो उसके वो करते रहे। जी। आप देखो वो जो कुर्सी है, उस पे मैं कभी बैठता नहीं, जनता के बीच में जो है उसी हाँ, के एक सोफा जनता सा के है, साथ बैठते हैं, लंबा बिल्कुल। सा सोफा, हाँ, उनके बीच में बैठा रहूँ। जी। ये कई तो पूछते हैं भी कब आवेगा एमएलए, हाँ, उनके बीच में रहता हूँ मैं। कोई ऐसी बात है नहीं। और मैं पब्लिक के बीच में, जी। पब्लिक के कामों में ला लो, उनकी सेवा में ला लो, या उनकी बातों में ला लो, उसी में डूबा रहूँ। ना तो मैं अखबार पढ़ता, अच्छा जी। ना मैं बाहर जाता, हाँ, भाई क्या करनाल में हो रहा, कहाँ हो रहा, मैं अपने हल्के तक सीमित हूँ। ना मैं ज़्यादा फेसबुक देखता, जी। क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं। चलिए, मैं तो जनता का सेवक। शुक्रगुजार हूँ, उनका सेवक हूँ। मेरा तो ये भी जो भी काम कर पाऊँ मैं अपनी ज़िंदगी नीलोखेड़ी के लिए, जो उन्होंने इतना तो 11 दिन में मेरे को इतना मान सम्मान दिया। मेरे तो हल्के की नीलोखेड़ी एक बच्चे से बुजुर्ग तक वही विधायक है। जी। काम करने में हम एक बारी भी आई थी, जी। कोई एक्शन कह रहा था, मैंने कहा भी आप क्यों नहीं काम करते, हुँ, ये जो हम काम ले वहाँ करा कर। हुँ, नुका जी हमने देखा काट के, हुँ, हुँ, पूरे 90 विधायकों में हलकों में सबसे ज़्यादा आपका मखाब लिया रहे करवा के। हुँ, हुँ, हम आगे रिक्वेस्ट करें, माननीय मुख्यमंत्री जी करा, ऑफिसरों करा, वहाँ से ले रहे, आप तो यहाँ से तो निकालो। हुँ, हुँ। तो काम मेरा प्रथम वो है। जी। इधर क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं ना, मैं पेपर पढ़ता, मैं तो अच्छा। आज आपसे ही सुनी भी ऐसी बात हो रही है। चलिए, थैंक आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा? चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। देखो, मैं आपका मन से धन्यवाद करता हूँ, और जिससे भी सुनता हूँ आपकी ईमानदारी है। आप जो सच्चाई दिखाते हो, दिन रात खड़े हो, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद। क्यों जो भी आप प्रोग्राम करते हो अच्छा लगता है। और मेरे को आपने आपके चैनल के माध्यम से इतना समय दिया, मैं आपको भी नमन करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, आप सच्चाई दिखाते हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आपको और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। जी, विधायक जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है और मैं गुज़ारिश करूँगा आपको मिलने के लिए असंध के पूर्व विधायक बैठे हैं बख्शी सिंह जी, तो आप उनसे मिल सकते हैं और हम अपनी जनता से अपनी बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जाने का समय आ जाता है तो जाने के समय में कुछ आने वाली बातें आपको बता देनी चाहिए। ज़रूरी है दोस्तों, बताना बड़ा ज़रूरी है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पत्रकार जब एनालाइज़ करता है, सोचता है कि जिस सरकार ने करनाल के डीटीपी विक्रम कुमार को रंगे हाथों 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा, 78,50,000 रुपये कैश बरामद करे, उसके बाद तहसीलदार राजबख्श को पकड़ लिया और उसके बाद अभी तक कोई जो खुलासा नहीं हुआ, उस पर बहुत सारी अटकलें लगी हुई हैं और चर्चा चल रही है कि एसआईटी बना दी है। लेकिन आपको बता देते हैं कि जो मेरा मेरा सोचना है और मेरा समझना है वो आपको बताना अति आवश्यक है कि 22 को हरियाणा विधानसभा का
सत्र समाप्त हो रहा है। जैसे ही सत्र समाप्त होगा वैसे ही इस भ्रष्टाचार का सनसनीखेज खुलासा होने की उम्मीद है, लेकिन चर्चा है कि इसको दबा दिया जाएगा। अगर दबाना ही था, उठाना क्यों था? अब जब उठ ही गया तो फिर दबाना क्यों है? और दबा के करोगे भी क्या? दबाओगे तो जनता मर जाएगी, क्योंकि एक एक रजिस्ट्री पर 35-35 हजार रुपए, 35-35 लाख रुपए, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली गई। इस करनाल की जनता को जैसे हम लोग चड्डी को निचोड़ते हैं ना नहाने के बाद, उस तरह से निचोड़कर उसको फाड़ दिया है। और इनको मालूम ही नहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। जब वो लपेटने में आते हैं तो अच्छे अच्छे लिपट जाते हैं। और आप बने रहे हमारे साथ ये चाय की चुस्की के प्रोग्राम में। लगातार हम आपको ये अपने एपिसोड दिखाते जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप इस चाय की चुस्की को बात करेंगे उसकी को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने कमेंट्स कर दें, क्योंकि जो ये आज हमने आपको एक विधायक के जीवन की कहानी सुनवाई है, अभी तक पूरे मीडिया जगत के अंदर इस तरह की स्टोरी जो सामने आई है वो आई है अब तक टाइम्स पर। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।